गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पॉलिटिकल साइंस लेसन 7 नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर सरकार ने बांध बनाने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए एक एजेंडा पास किया था, जिसका वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया था और इसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सरदार सरोवर परियोजना 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरती है। इस नदी पर और इसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े और 135 मंझोले 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। सरदार सरोवर परियोजना थी। इस परियोजना के द्वारा नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 135 मंझोले मध्य और 300 छोटे बांधों का प्रस्ताव रखा गया था। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था और इस जो प्रस्ताव का था वहाँ के लोगों ने विरोध किया। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनाया गया था। इसी नदी पर 2 सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया था और इनका वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया था। इस आंदोलन ने बांधों के निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता है। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। जो ये योजना थी सरदार सरोवर योजना, इसके द्वारा बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक बांध बनाने का प्रस्ताव था। बांध समर्थकों का कहना था कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से में 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई, बिजली उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यानी इस बांध का उद्देश्य देखो बहुत सारे थे। पीने का पानी भी मिलेगा, खेती के लिए सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे और बिजली के उत्पादन भी हो सकेगा। कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी भी होगी और खेती में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हमारे पास अब सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी होगा। प्रस्तावित बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांवों के डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। मतलब इस प्रस्ताव का विरोध किया वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने, क्योंकि इस बांध के बनने से वहाँ के कम से कम 245 गांव थे वो डूब सकते थे, क्योंकि कभी भी नदी में बाढ़ आने का खतरा था। अतः प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों को पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। पुनर्वास होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना। जब नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया तो वहाँ के आसपास के लोगों को वह क्षेत्र खाली करने के लिए बोल दिया गया। इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाकर बसना पड़ा। यह भी इन लोगों के सामने मुख्य समस्या थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्य में तीव्र विरोध हुआ। इस आंदोलन का काफ़ी विरोध किया गया था। अब सरकार और न्यायपालिका दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। लोगों को, जो लोग नर्मदा नदी के पास जिनके गांव स्थित थे, वो लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जा रहे थे, सरकार को वहां पर उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। तो इसके लिए सरकार ने लोगों को पुनर्वास देने के लिए 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को अपनाया था और लोगों को नए स्थानों पर उनके आवास उपलब्ध कराए थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ था? गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि एक बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसमें नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 135 मंझोले और 300 छोटे बांध बनाए गए थे। लेकिन लोगों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि उनके गाँव का डूब जाने का खतरा था और साथ में उनको पुनर्वास की भी समस्या पैदा हो रही थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूचना का अधिकार आंदोलन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये याद रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म कई बार पूछती है। RTI
राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आंदोलन जन आंदोलन की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा करने में सफल रहा। इस आंदोलन की शुरुआत थी 1990 में हुई। मेन पॉइंट है, याद रखना है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत यानी आरटीआई की शुरुआत कब हुई? 1990 में हुई थी। इसका नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इसका नेतृत्व किया था। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार का रिकॉर्ड सार्वजनिक खुलासा किया जाए। राजस्थान में जब अकाल पड़ गया तो सरकार ने वहाँ के लोगों को जो मजदूरी दी, जो अकाल राहत के लिए जो भी राशि दी, जो भी सहायता दी थी, उसका सार्वजनिक खुलासा किया जाए। सार्वजनिक रूप से उसे न्यूज़पेपर में छापा जाए, खबरों में दिखाया जाए, क्योंकि वहाँ के अधिक मजदूर थे, उन्हें शक था कि सरकार है कहीं ना कहीं लोगों को जो राहत कार्य के लिए जो पैकेज था उसमें घोटाला किया गया है। इसलिए उन्होंने यह मांग की थी कि इसे सार्वजनिक कर दिया जाए। इन लोगों को लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों, सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला है। अब इन्होंने सार्वजनिक करने की बात बोली क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भी कार्य किए गए हैं उन कार्यों में जो उन्हें मजदूरी दी गई थी उसमें काफ़ी घपला किया गया या उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी गई। कहने के लिए ये विकास परियोजनाएं पूरी हो गई, लेकिन लोगों का मानना था कि सारे काम में धन की हेराफेरी हुई है। इसलिए उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार की मांग की कि जो भी उन्हें राशि दी जाती है उसको सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाए। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। राजस्थान सरकार ने अपने पंचायती राज जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया और अब लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। लेकिन ये सिर्फ राजस्थान के लिए ही हुआ था, पूरे भारत में नहीं हुआ था ये। सन 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम से एक विधेयक पारित हुआ। ये अब हम पूरे इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि 2002 में सूचना का अधिकार एक विधेयक पारित हुआ। ये कमज़ोर अधिनियम था, इस पे अमल में नहीं लाया गया। सन 2004 में सूचना का अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। जून 2005 में यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल कर गया और कानून बन गया। अब सूचना के अधिकार अधिनियम में मुख्य बातें हैं कि पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है हमें। आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, राजस्थान से हुई थी। राजस्थान के मजदूरों ने अकाल राहत कार्य और जो भी काम किए गए थे उनका सार्वजनिक खुलासा करने की मांग की थी। सार्वजनिक तौर पर उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी। यह राजस्थान में यह विधेयक पारित हो गया था। उसके बाद पूरे भारत के लिए 2004 में यह विधेयक सदन में रखा गया था और 2005 में यह विधेयक पारित हो गया और पारित होने के बाद यह कानून बन गया। ये मैंने पहले ही बताया था 11th क्लास में कि कोई भी एक्ट होता है या बिल होता है जो हम सदन में पेश करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति की स्वीकृति उसे मिल जाती है तो वो कानून बन जाता है। तो 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह कानून बन जाता है, जिसे हम सूचना के अधिकार अधिनियम के नाम से जानते हैं।